ओके। अष्टांगहृदय सूत्रस्थान दोषभेदी अध्याय अथातो दोषभेदी अध्यायं व्याख्यास्यामः इति यस्माः आत्रेयादयो महर्षयः। अब इसके बाद दोषभेदी अध्याय की व्याख्या करेंगे जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा हुआ था। सूत्रस्थान का 12वां अध्याय जिसमें दोष के भेद के बारे में बताया हुआ है। दोष हमारे 3 वात पित्त कफ, इनके भेद, इनके स्थान और इनके फिर आगे चल के इनके भेद के बारे में बताने के बाद में संचय, प्रकोप कैसे होगा, प्रसर कैसे होगा, फिर उसके बाद फिर इनके काल कौन-कौन से होने वाले हैं, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है। दोष आदि विज्ञानी, दोष आदि जब कहे जाते हैं तो दोष इत्यादि में दोष धातुमल तीनों आएंगे। यहाँ पे दोष भेद आदि है, मतलब दोष के भेद के बारे में बात होगी। दोष जो है दोष 3, तीनों के भेद अलग अलग, मतलब तीनों के 5-5 टाइप के बारे में। ओके। श्लोक नंबर फर्स्ट में बता रहे हैं वात के स्थान, श्लोक नंबर 2 में पित्त के स्थान, उसके बाद कफ के स्थान। पहले मेनली मतलब ग्रॉस लेवल पे जो वायु और पित्त और कफ के स्थान है उसको शरीर में यहाँ पे गिनाया जा रहा है। वैसे तो सबको पता है कि हृदय पे एक वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है हृदय के स्थान पे ऐसे, और नाभि के स्थान पे, तो 3 भागों में अपनी बॉडी पूरी बढ़ जाती है। सबसे अपर वाला है वो कफ है, मिड वाला वो पित्त है, और सबसे नीचे वाला जो पार्ट है नाभि के नीचे का वो वायु का स्थान है। ये तो ग्रॉस लेवल पे हो गया अपना एकदम शरीर पे 3 जगह कहाँ पे रहेंगी। अब वायु का विशेष स्थान जो बताया हुआ है एक एक ऑर्गन को गिना के, मतलब विशेषता कहाँ पे रहेंगे वो लोग, ऐसे के अकॉर्डिंग बताया ना। पक्वाशय कटिशक्ति श्रोतास्थि स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः। वायु के स्थान के बारे में सबसे पहला ऑर्गन जिन्होंने गिनाया है वो है पक्वाशय। पक्वाशय मतलब कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन आप कह सकते हैं। अच्छा, जब पक्वाशय की बात होती है तो इट डजंट मीन ओनली द लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज द पाइप थिंग, डोंट अज्यूम लाइक दिस। पक्वाशय में जो पाइप वाली जो बात बताई है लार्ज इंटेस्टाइन की, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन और डिसेंडिंग कोलॉन, उस कोलन के बीच में आने वाले सारे ऑर्गन पक्वाशय के वायु के स्थान है। ठीक है। अब आते हैं कटी। कटी मतलब बैक वाला रीजन। ठीक है। सक्थी, कटी और सक्थी, बैक रीजन, और सक्थी मतलब कि जो ये हिप एरिया है, हिप एरिया का जो बोन वगैरह वो सारा जो सैक जैसा बनता है वो सारी चीजें वो सक्ति में आएंगे। श्रोत्र, श्रोत्र मतलब कि कान, कान वाला स्थान। अस्थि, श्रोत और अस्थि, और कहीं कहीं श्रोतास्थि एक साथ में अगर लिया गया तो कान की हड्डियां ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन कान पूरा कर्ण लेना है। और अस्थि मतलब अलग से जितने भी बोन है आपकी बॉडी में सब वायु से संपर्क में रहेंगे, सब वायु के स्थान है। त्वक, स्पर्शनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय कहा गया हुआ है मतलब वो त्वक है। ठीक है। ये सारे ऑर्गन जो है ये वायु के स्थान कहे गए हुए हैं। नेक्स्ट वाली लाइन में जो बता रहे हैं वो है स्थानम वातस्य तत्रापि, इसके बाद भी वायु विशेष रूप से जो जहां पे रहेगी वो है पक्वाधान। पक्वाधान मतलब पक्वाशय, इस जगह पे विशेषता रहती है, मतलब कंफर्म है वहां पे अवेलेबल मिलेगी आपको। नेक्स्ट आते हैं सेकंड नंबर के श्लोक में, नाभिरामाशय स्वेदो लसिका रुधिरम रसा दृक् स्पर्शनं च पित्तस्य नाभि अत्र विशेषतः। यहाँ पे पित्त के पहले कॉमनली स्थान बता दिए गए हुए हैं। नाभि, इसका विशेष स्थान बताया गया, सबसे पहला स्थान नाभि बताया गया हुआ पित्त का। सेकंड बता रहे आमाशय, फिर स्वेद, लसिका, रुधिर, रस, दृक्, स्पर्शनेन्द्रिय और पित्त, ये स्थान ये पित्त के बताए गए हुए, और विशेषता नाभि इसका स्थान बताया गया हुआ है। नाभि से लेके हृदय तक का पित्त का स्थान है, और नाभि से लेके हृदय तक का विशेष विशेष जो स्थान है वो बता रहे हैं। एक तो आमाशय में है, सॉरी आमाशय में है, नाभि में है, और उसके बाद स्वेद, जहाँ पे स्वेट है वहां पे है, पसीना जहाँ है, पसीना कहाँ पे है, पूरे के पूरे स्वेट ग्लैंड जो है पूरी त्वक इंद्रिय में बसे हुए हैं। ठीक है। लसिका, लसिका मतलब ये जो आपका लिम्फ जो आपकी बॉडी में बह रहा है, या सफेद कलर का जो लिक्विड है उसे आप जो सर्कुलेट हो रहा है उसे लसिका समझ लीजिए। रुधिर, रुधिर का अर्थ है रक्त मतलब ब्लड, और उसके बाद रस, रस धातु जो आहार रस के बाद तुरंत पहली धातु जो बन रही है वो, और उसके बाद
दृक् मतलब कि आपका नेत्र और स्पर्शनेंद्रिय, ये सब पित्त के स्थान है। और विशेषतः नाभि को ये पित्त का विशेष स्थान बताया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं श्लोक नंबर 3 पे, जहाँ पे लिखा हुआ है उरः कंठ शिरः क्रोम परमाणियामाशयोरसः मेदो घ्राणम च जिह्वा च कफस्य सुतराम उरः। मतलब कि जो कफ का स्थान है वो स्टार्टिंग हुई है आपके उरस मतलब चेस्ट रीजन से। जब चेस्ट और उर की बात होती है तो डजंट मीन ओनली द लंग्स। ओके, ये जो चेस्ट उर का एरिया है उरह, जो बताइए आगे से पीछे पूरा कवर कर रहा है। इसमें जितने जितने ऑर्गन्स आएंगे वो सब पित्त के स्थान समझ लीजिएगा। कंठ मतलब गला, और सॉरी कफ का स्थान, सॉरी कफ का स्थान समझेंगे। कंठ मतलब गला, ये नेक रीजन, यहाँ से नीचे पूरा ये ऊर्ध्वजत्रु जितना भी है, जत्रु मतलब क्लैविकल। शिर मतलब ये शिर पूरा यहाँ पे पूरा हेड रीजन। क्लोम, क्लोम को बताया गया हुआ है। पर्व, पर्व मतलब ये जो फेलेंजेस हैं ये, ठीक है। और आमाशय, आमाशय भी कफ का थोड़ा सा स्थान लिए हुए है, आमाशय पित्त का भी स्थान लिए हुए है। रस में भी कफ का बताया हुआ है। मेद, मेद धातु है। घ्राण मतलब नासा, नाक में भी। जिह्वा जुबान पे, इस जगह पे, ये सब कफ के स्थान बताएंगे। और विशेष रूप से कफ जो है वो उरर प्रदेश में विद्यमान रहता है, ठीक है। अब ये तो हुई कॉमनली बात कि वात पित्त कफ के विशेष विशेष स्थान कौन कौन से हैं और कहाँ तक का ये फैला हुआ है। नेक्स्ट आते हैं वायु के भेद। मतलब अब वात के 5 प्रकार होते हैं, सबको पता है, प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान, ठीक है। प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान। सबसे पहली वायु आती है प्राण। प्राण की जो बताया गया हुआ है स्थान, वो, हाँ जी, श्लोक नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे उसके लिए, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने कहा प्राण आदि भेदात पंचात्मा वायु। प्राण आदि भेद से वायु मतलब जो है उसको पंचात्मा, पंच प्रकार के बताए गए हुए हैं, 5 प्रकार की वायु होती है। प्राणोत्र मूर्धगः उरः कंठ चरो बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त धृक् स्थीवन शवथु उद्गार निश्वास अन्न प्रवेश कृत। क्या कर्म करेगा प्राण वायु, कहाँ कहाँ विद्यमान रहता है, किन किन चीजों में हेल्पफुल है, ये सारी चीजें श्लोक नंबर 4 में इन्होंने एक्सप्लेन की हुई हैं। इसमें प्राण वायु की जो मेन सीट मतलब मेन जो साइट इसकी बताई गई, जो स्थान बताया गया है मेन, वो है मूर्धा मतलब शिर, इसमें स्थित रहेगी। ये शिर प्रदेश मतलब पूरा हेड मूर्धा। उरह प्रदेश और कंठ में विचरण करती है। उरह मतलब कि मैंने बताया चेस्ट रीजन, कंठ मतलब गले, इन सब में विचरण करती है, मतलब वो ट्रेवल करती रहती है। अब काम क्या करती है ट्रेवल कर करके वो इस जगह पे रह के, वो है बुद्धि, बुद्धि में हेल्पफुल रहेगी। हृदय, हृदय का धारण करेगी। इंद्रिय, इंद्रियों का धारण करेगी। चित्त, मन का भी धारण करती है। जब ये हृदय में विद्यमान है तो हृदय मन का भी स्थान बताया गया हुआ है, तो मन का भी ये धारण करने वाली है, चित्त का। बुद्धि, इंद्रिय और हृदय, चित्त, इन चारों का धारण करेगी। और कार्य क्या करने वाली, स्टीवन, थूकना, स्पिट जो कार्य है वो प्राणवायु करती है। शबतु, स्नीजिंग, छींकने का कार्य, उसमें भी हेल्पफुल प्राणवायु ही है। उद्गार, डकार लाना या बर्प कह सकते हैं उसको, वो वाला जो कार्य है वह भी ये प्राणवायु की वजह से ही हो। निश्वास है, जो एक्सलेशन है उसमें ये हेल्पफुल रहेगी। अन्न का प्रवेश, अन्नम प्रवेश, अन्नम मतलब अन्न का प्रवेश कराना, आपने मुंह में चबा लिया और उसके बाद अंदर ढकेलने वाला कार्य, यह भी प्राणवायु के बिना आप नहीं कर सकते हैं। इतना सारा इंपॉर्टेंट काम प्राणवायु के द्वारा होता है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड नंबर की वायु, उदान वायु। उरा स्थानम उदानस्य नासा नाभि गलांश्चरित वाक्कृति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया। अब उदान वायु का स्थान कहाँ बताया है, उरह। प्राण वायु को कहाँ बताया था, मूर्धा। उरह का क्या बताया है, उदान वायु का, उरह प्रदेश में। कहाँ कहाँ और ये विचरण करेगी, वो नासा, नाभि, गला, इस जगह पे चरती रहती है, मतलब चलेगी, ठीक है, विचरण करेगी। किन किन कार्य में हेल्पफुल है, सबसे पहली बात बताइए, वो वाक प्रवृत्ति, जो हम बोलते हैं वो उदान वायु की वजह से होता है। प्रयत्न, किसी चीज को कार्य करने का जो हमें कार्य स्टार्टिंग में जो एक एफर्ट लगाते हैं वो उदान वायु की वजह से। ऊर्जा, हमारी जो एनर्जी है वो उदान वायु के द्वारा है। बल, हमें जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वह भी उदान वायु की वजह से है। वर्ण, कॉम्प्लेक्शन जो अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है, दिस इज ऑल रिस्पॉन्सिबल बाय द
उदान वायु। स्मृति, स्मृति मतलब कि आपकी जो मेमोरी पावर है वो उदान वायु के द्वारा ही होने वाली है। ठीक है? मतलब स्मृति अच्छी है या खराब है या कम जल्दी जल्दी से आप भूल जा रहे हैं या देर तक आप याद रख रहे हैं, ये सारा काम ये उदान वायु का ही रहता है। नेक्स्ट आते हैं तीसरी वायु जिसका नाम है व्यान वायु। व्यान वायु व्यानो हृदय स्थितः कृत्स्न देहचारी महाजवः गति अपक्षेपण उत्क्षेपण निमेष उन्मेष आदिकाः प्रायः सर्वाः क्रियास् तस्मिन् प्रतिबद्धाः शरीरिणाम्। ये आपके व्यान वायु एक तो पूरे शरीर में ये विचरण करती है, हृदय में तो स्थित रहती है, मेन जगह इसका घर यही है, लेकिन जाती कहाँ है, पूरे शरीर में विचरण करती रहती है। महावेग वाली है, बहुत ज्यादा ये फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी के साथ में पूरी बॉडी में विचरण करती रहती है। गति, चलना, अपक्षेपण अंग को नीचे की तरफ ले जाना, उपक्षेपण ऊपर की तरफ ले जाना, जंप करके ले जाना, निमेष आंखों का बंद करना, उन्मेष उसका खोलना, ये सारे जो कर्म हैं ये सब ज्ञान वायु के हैं, ज्ञान वायु ही कराती है। ठीक है, कितनी पावरफुल है कि सारा एक ये जो एक्सटर्नल आप जो वॉलंटरी मसल्स की जो मूवमेंट है वो करवा पा रहे हैं, शरीर का धारण भी करेगी ये। ठीक है, शरीरधारियों का प्रायः सभी प्रकार की क्रियाएं जो है, जितने प्रकार की क्रियाएं हैं वो सारी व्यान वायु ही कराने वाली, इसीलिए इसको महावेग कहा गया, महावेग से चलने वाली है। महाजव कृष्ण देह चारी महाजव। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं समान वायु। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। समानो अग्नि समीपस्थः कोष्ठे चरति सर्वतः अन्नम गृह्णाति पचति विवेचयति मुंचति। मतलब ये जितना ज्यादा पाचन सबसे मेन है और ये व्याधि का भी कारण है। पचन अच्छा नहीं हुआ तो व्याधि डेफिनेटली होने वाली है। ठीक है, समानो अग्नि समीपस्थ, समान वायु अग्नि के समीप स्थित होती है, मतलब उसके पास में बैठी रहती है। देखिए अग्नि है, अग्नि अगर चिंगारी है उसको हवा देने का कार्य ये समान वायु करती है। जो जाठ रागनी है उसको और इग्नाइट करने के लिए और जलाने के लिए और अपने कार्य में तत्पर करने के लिए उसे वो हवा देने का कार्य ये कर रही है कौन, समान वायु। ठीक है, संपूर्ण कोष्ठ में विचरण करती है, जहां जहां कोष्ठांग बताए गए हर जगह पे समान वायु घूमती रहती है। अन्न का ग्रहण करती है, अन्न जो प्राणवायु के द्वारा नीचे ढकेला गया है उसका ग्रास्प कर देती है, उसको ग्रहण करती है, ग्रास्पिंग पावर उसमें होती है। पचाती है, उसका पचन कराती है और उसका विवेचन, उसको टुकड़ों में तोड़ने का कार्य, विभाजन का कार्य कराती है कि पंच महाभूत जो है भूताग्नि के पास में भेजना, ये वाला है, ये रस वाले हैं, ये यहाँ पे जाएंगे, ये वहां पे जाएंगे, ये सब का कार्य जो विभाजन का कार्य होता है, तोड़ने फोड़ने का, वो कार्य ये समान वायु कराती है। अन्न का मुंचन करवाती है, जब तक सार और किट्ट का विभाजन नहीं होगा, सार मतलब न्यूट्रिएंट पार्ट्स और किट्ट मतलब कि वो एक्सक्रीट करने वाला पार्ट, मतलब मल भाग और सार भाग, न्यूट्रिएंट्स भाग, इन दोनों को अलग कराती है और मल का विसर्जन कराएगी, बाहर निकाल देगी। ठीक है, ये कार्य समान वायु का है। ठीक है, अब आते हैं 5वें नंबर की वायु पे। अपानो अपानगः श्रोणिवस्ति मेढ्र उरु गोचरः शुक्रार्तव शक्रिन मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रियः। अपान वायु का सबसे जो प्रदेश है, मतलब मेन है, वो है गुद प्रदेश, मतलब अपान प्रदेश, नाभि के नीचे और जहां से थाई शुरू हो जाती है वहां से वो पूरा पार्ट, जो ऑर्गन जितने भी हैं वो सब अपान वायु के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, श्रोणी, बस्ती, बस्ती मतलब यूरिनरी ब्लैडर, मेढ्र मतलब कि शिश्न या योनि जिसको कह सकते हैं, मेल में शिश्न ले लीजिएगा और फीमेल में योनि ले सकते हैं। उरु प्रदेश मतलब जंघा, मतलब थाई जो रीजन है वहां पे विचरण करती रहती है, ये हमेशा ट्रेवल करती मिलेगी आपको अपान वायु। क्या क्या कार्य करना है, शुक्र का निष्क्रमण, बाहर करने का कार्य, गर्भ को बाहर करने का कार्य, आर्तव को बाहर निकालने का कार्य, पुरीश मतलब स्टूल को बाहर निकालने का कार्य, मूत्र को बाहर निकालने का, सबको बाहर निकालने का कार्य करती है, मतलब ये निष्क्रमण कार्य करवाती है, बाहर शरीर से भेजना। कब भेजना, अपने समय पर भेजना, जैसे अगर गर्भ आया और तुरंत बाहर आ गया तो दिस इज द डिजीज्ड कंडीशन। कब बाहर निकालना है उसको, नॉर्मली अगर अपान वायु कार्य कर रही है तो 9 मंथ पूरा होने के बाद में, जब वो पक्व अवस्था में होगा, जब उसको डिलीवरी का टाइम होगा, तब उसको पेन के साथ में बाहर करने का कार्य वो अपान वायु का है। और अगर इसके पहले आ गया इट मीन्स की अपान वायु दूषित हो रखी है। शुक्र को उसके समय पे बाहर निकालना, जब उसका समय होगा तब। असमय अगर हुआ तो
असमय अगर हुआ, शुक्र बाहर आ जाता है तो वो डिजीज़ कंडीशन होती है, ठीक है? आर्तो का भी सेम ही है और फिर मूत्र और पुरुष का भी सेम ही है, समय हो जाने पे उसके बाद बाहर आना। अदरवाइज़ बार-बार उस टूल की फ्रीक्वेंसी लगी रहेगी, सेंसेशन लगी रहेगी या फिर बार-बार आपको मोशन और यूरिनेशन की सेंसेशन जा रही है, अगर अपान वायु अपने अच्छे से कार्य नहीं होगी तो, ठीक है? या अपने आप ही निकलता रहेगा, ठीक है? तो ये हुए अपान वायु तक का ये पाँचों वायु के स्थान और उनके विशेष-विशेष कार्य, ठीक है? अब इसके बाद में पित्त वाला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।